और यहां जहां दिल्ली में आप खड़े, मास्क नहीं पहनता, मैं ओपनली आपको बोलूंगा नहीं पहनता, और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से मिला हूं, वर्क कर रहा हूं कोरोना के ऊपर भी, एक से एक वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर्स के साथ बराबर। अगर है कोरोना तो बंगाल में रैली क्यों हो रही है? अगर था कोरोना तो बिहार में रैली क्यों हो रही है? और अगर अब भी कोरोना है तो तमिलनाडु में क्यों हो रहा है? तब इनके नहीं, अमित शाह जी मास्क पहनते हैं क्या? अंजना सिंह पहनती है क्या आज तक में? ये रूल हम जैसे सिविलियंस के लिए 2000 रुपए का चालान गाल पे चाटा नहीं लगता? क्या दे दिया हम लोगों को? ब्यूटी पार्लर वाले घर बैठे रहे, टैक्सी वाले घर बैठे रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले घर बैठे रहे, जिम चलाने वाले घर बैठे रहे, एक का भी किराया रुका गया, लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। उनके लिए बैकअप पैकेज रहा, इन्होंने बोला मुद्रा लोन दे दिया। चलिए आप पत्रकार हैं, 100 युवक ले लीजिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, 100 गोल्ड मेडलिस्ट लेके आता हूं, बताइए कौन से बैंक में चलूं? आपको एक को मुद्रा लोन नहीं मिलता, कारण बैंक वालों को कोलैटरल चाहिए। कोलैटरल, व्हाट इज कोलैटरल? कि लोन तब देंगे जब आपके पास बैकअप रहेगा, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है ये उन यूथ के लिए ये परियोजना है जिनके पास कुछ नहीं, अच्छी विचारधारा, हम एक प्रोजेक्ट उनको देंगे। वेयर इज दैट प्रोजेक्ट? कहां है वो प्रोजेक्ट? इस बात का विवाद है। तो हमारा विवाद नहीं है, हमारा फाइट आपके साथ, बैड गवर्नेंस के साथ, और हम लोग बजाते सबकी हैं, हम लोग कांग्रेस को भी बख्शते नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर राहुल गांधी में ही दम होता, उनमें ही क्वालिटी होती, तो हमें इनको थोड़ी झेलना पड़ता, अच्छे दिन का जुमला थोड़ी सहना होता। उन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी यही किया। और आज अगर कुछ कोई अच्छा कर रहा है, अगर मैं अभी बोल दूं राहुल गांधी अच्छा है तो कांग्रेस का चमचा, अगर मैं अभी बोल दूं केजरीवाल बिजली दे रहा है तो उसका दल्ला, यही तो इनके पास रह गया। केवल आईटी की वॉर है हम लोगों के साथ, आईटी। और अब जो आपने बोला ना सोशल मीडिया, क्या हो जाएगा सोशल मीडिया में? रोक दोगे तो क्या होगा? बोलना बंद कर देंगे। अरे जिस रोड पे खड़े होंगे ना, वहां हजारों लोग खड़े होंगे। जुबान भी बंद कर दोगे क्या? जुबान बंद कर दोगे? अनुराग ठाकुर नहीं बोलते हैं गोली मारो, मार दो गोली भाई, गद्दारी तो दिखा दो। अरे गद्दार को तो जीने का हक ही नहीं है। आपके लोगों में अनुराग ठाकुर कौन से गाड़ी में घूमते हैं जी? और परिवारवाद की चर्चा, राजनाथ सिंह का बेटा कौन है? मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूं, राम राज्य में, जहां बोलना मना है, आपकी जानकारी के लिए, मैं वहीं से बजाता हूं। कौन है पंकज सिंह? राजनाथ सिंह का बेटा। वहां के एमएलए कौन थी? विमला बाथम। कहां की थी? बेस्ट एमएलए थी, उनको हटा के राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दे दिया जाता है। परिवारवाद नहीं है? तब मुलायम सिंह याद आता है आपको, तब लालू याद आता है। रूल्स हैज टू बी मेड नॉट बायस्ड फॉर ऑल, वन फॉर ऑल फॉर वन। अब देखिए 12 करोड़ लोग हमारे फाउंडेशन से जुड़े हैं, इस साल के अंत तक 25 करोड़ का टारगेट है, और 2022 यूपी और 2024 पूरे देश में। लेकिन कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ओपनली हमने एक बात बोला है, जो भी कैंडिडेट क्राइम फ्री हो, जिनके ऊपर मुकदमा नहीं हो, औरतों के प्रति गंभीर केस ना हो, जिन्होंने छात्र में नेता कभी भी कोई काम किया हो, या जो अनएजुकेटेड हो, अपनी गली मोहल्ले का, उन सब लोगों को हम फाइट के लिए तैयार हैं। रेबल फाउंडेशन उनके लिए तैयार है। 97 केसेस लड़ रहा हूं, विनिंग रेट 100% है। आज तक हारे नहीं है जिस केस को उठाया है लीगली। अब ये चौथा केस है। अब देखिए इनको आरटीआई से हराएंगे, आज चौड़े में हराएंगे, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। आज किसान आंदोलन में 200 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है, 200 से ज्यादा लोगों ने। उनके लिए किसी को समय नहीं मिल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को इस कोरोना काल में एक स्टेडियम का अनावरण करने का समय मिल रहा है। और आप वो दौर देखिएगा किस तरीके का, मास्क पहन के लोग जा रहे हैं, स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, अंबानी कॉर्नर भी है, अडानी एंड भी है। यह भी आपको बता देना चाहूंगा। एक सवाल लोगों के मन में केवल ये रह गया, 23 तारीख को मैं कलकत्ता था, मुझे पता चला कि माननीय मोदी जी भी कलकत्ता पहुंच रहे हैं, तो मैं शहीद मीनार में था, मेरी वहां कॉन्फ्रेंस थी, और नेताजी सुभाष सेना के लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था। उन्होंने जाके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितनी ही बातें करी। 23 जनवरी, उन्हें जब भी किसी राज्य के कोई नेता की याद आती है ना, वो तुरंत फ्लाइट लेके पहुंच जाते हैं। अगर उनके दिल में सच में ये भक्ति होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, या चंद्रशेखर आजाद के लिए, या प्रफुल्ल चाकी के लिए, या अशफाक उल्लाह खान के लिए, किसी भी हमारे शहीद आजम भगत सिंह के लिए, तो क्या ये स्टेडियम उनके नाम में नहीं करना चाहिए था? अगर वो ये करते तो हमें ये लगता कि नहीं, ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये नेशनल लीडर है। नेशनल लीडर, केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हमने मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन नहीं किया था, हमने उनको सिलेक्शन किया था एज अ नेशनल लीडर, कि एक साधारण व्यक्ति भी बिना खानदानी पॉलिटिक्स का, बिना पैसेपति, बिना पूंजीपति परिवार के, क्योंकि वो खुद को चाय वाले बताते हैं, राइट, तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या फर्क रहा जब 2010 से पहले मायावती जी ने दलित प्रेरणा स्थल में अपना स्टैचू लगाया था, अपनी प्रतिमा लगाई थी, उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि मुझे पूजो, मुझे पूजो, ये कहा था। लेकिन तब यही लोग थे जो विरोध करते थे। आज इनको क्या हो गया भाई? आज अब अपना नाम की पूजा नहीं करा रहे? क्या इस वक्त उनकी उतनी उम्र हो गई है? अब बहुत जल्दी आप ये भी देखेंगे कि भारत रत्न आपको ना मिल जाए,
क्योंकि जिस देश में मौजूदा प्रधानमंत्री के नाम पे स्टेडियम होता है और उसका अनावरण मौजूदा राष्ट्रपति करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको टेंशन होती है। महंगाई पे देखिए, देश के असली मुद्दे इस वक्त स्टेडियम नहीं है। देश का असली मुद्दा अगर आप देखना चाहे, कोई भी नेशनल मीडिया जो हमारी बेसिक मुद्दे उन पे चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों ना चर्चा करे महंगाई के ऊपर, क्यों ना चर्चा करे बेरोजगारी के ऊपर। ये वही जगह है जहां हमने प्रोटेस्ट किया था 14 तारीख को, और ये वही जगह है जब 22 तारीख को लाठियां भांजी गई एसएससी जीडी के बच्चों के लिए। क्या दोष है उनका? 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 50 लाख लोगों ने। 100 रुपए का फॉर्म था, अरबों रुपए कलेक्शन होते हैं। देश का सबसे बड़ा घोटाला है। कौन कहता है कि सरकार घोटाला नहीं करती? सबसे बड़ा घोटाला है फॉर्म घोटाला। अरबों रुपए कलेक्शन करते हैं आप टेस्ट के नाम पे, फॉर्म के नाम पे। और खुद नित्यानंद राय जो राज्यसभा के मंत्री है, वो कहते हैं कि 1.25 लाख वैकेंसी है, तो 54,000 को क्यों ले रहे हो? जिन लोगों ने रिटर्न टेस्ट दे दिया, मेडिकल टेस्ट दे दिया, फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और कोई टेस्ट बचा ही नहीं, इसके ऊपर कौन बात करेगा? क्या राष्ट्रपति महोदय को मैं ज्ञापन देने गया था, आपकी जानकारी के लिए। 14 तारीख को राष्ट्रपति महोदय का मैंने ज्ञापन दिया है एसएससी जीडी के अभिभावकों के साथ, उनके बच्चों के साथ। मैं स्वयं था। प्रत्यक्ष प्रमाण को आवश्यकता नहीं कि आपको इस पुख्ता सबूत दें। क्यों नहीं उनके बारे में बात हो रही है? केवल एनडीटीवी को छोड़ के कोई क्यों नहीं दिखा रहा है, या यूट्यूबर्स को छोड़ के कोई क्यों नहीं दिखा रहा? और कल से ओटीटी और हमारे यूट्यूब के ऊपर भी पाबंदियां शुरू हो रही है। पता है ये सब क्यों हो रहा है? वो कहते हम कांग्रेस मिटा देंगे, वो कहते हम ये मिटा देंगे। अरे आपको मिटाने की क्या जरूरत है भाई? आप अपने काम को इतना अच्छा कर लो ना कि दूसरे भी आपको जुड़ जाएं। ये भी आपको समझना होगा। आपका काम सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आप दूसरों को खत्म करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसका मतलब आपको काम करने का आदत ही नहीं है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अनुराग ठाकुर जी के इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट थे। आज से 3 दिन पहले आप गूगल पे देखें, चाइना की कंपनीज को 50 प्रोजेक्ट को अब यस सिग्नल मिलने वाला है। ऑफिशियल है, मैं आपको कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं बताता। अब ये 50 जो प्रोजेक्ट्स है, परियोजना है, उधर गलवान घाटी में हमारा चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से आप देख रहे होंगे कि चाइना के अधिकारी निरंतर हमसे बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं भाई? हम क्यों बात कर रहे हैं उनके साथ? हम वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है उसके ऊपर हमें बात करने की आवश्यकता क्या है? जो हमारा है वो तो हमारा है ना, इसके लिए हमें बात करने की क्या जरूरत है? अंतर्राष्ट्रीय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल ये आज से तो है नहीं, कोई आजादी के वक्त से है ना। ब्रिटिशर्स ने इस लाइन को खींचा था, तब हमने माना था। और उसके बाद आप बात कर रहे हैं, और फिर अभी बीच में आ रही है 3 दिन पहले कि चाइनीज कंपनी को 50 परियोजनाओं को ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। अनुराग ठाकुर का है जी ये, आप देख लीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में देख लीजिए, ट्रिब्यून में देख लीजिए। मेरा केवल एक तात्पर्य है इन सब मुद्दों के दौरान कि देश में स्टेडियम का नामकरण हो रहा है मौजूदा प्रधानमंत्री के नाम पे, और उनका अनावरण कर रहे हैं मौजूदा राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति महोदय जिनको 200 लोगों की शहादत पे वक्त नहीं मिल रहा है, वो राष्ट्रपति महोदय जिनको मुरादनगर में एक, आप बोलते हैं ना कि हम प्राइवेटाइज का विरोध क्यों कर रहे हैं, आपको उदाहरण देंगे कि क्यों हम लोग उदाहरण दे रहे हैं कि आपको सरकारी संपत्ति आप क्यों बेच रहे हैं, उसके ऊपर उदाहरण है। आज से महज 1.5 महीने पहले मुरादनगर में एक परिवार का अंतिम दाह संस्कार था। आप सब यूट्यूबर्स आप परिचित होंगे इस समाचार से, और कई परिवार गए थे उनके अंतिम संस्कार के लिए। और 2 महीने पहले वो शवगृह बन के तैयार हुआ था, उसका जो भवन है, अचानक से छत गिर जाता है और 25 लोगों की अर्थी उठती है उसी शमशान घाट से। 2 महीने पहले कंस्ट्रक्शन, 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर और 25 लोगों का जान खोना, और क्या मिलना? 2 लाख रुपए का मुआवजा। 2 लाख। जिस सरकार में सीना चौड़ा करके एक बीजेपी का कार्यकर्ता मिल जाए ना, मैं तो उनके बीच जाता हूं, उनसे एक बात पूछता हूं केवल, आप 5 लाख करोड़ की बात करते हैं कि जीएसटी में आपका कलेक्शन है, और हमारे देश के नागरिकों को 2 लाख रुपए का मुआवजा मृत्यु होने पे, वो भी जिसपे सरकारी रवैये के भुक्तभोगी हैं वो लोग, वो भुक्तभोगी हैं, तो इनके ऊपर कब बात होगी? कब बात होगी इनके ऊपर? इनको 2 लाख क्यों? देश तरक्की कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, राइट? अगर देश तरक्की कर रहा है तो देशवासियों से तरक्की होती है ना। देश का तरक्की क्या होता है? भारत की तरक्की क्या है? भारतीयों की तरक्की होती है, भारत की तरक्की। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ट्विटर का पर्पस क्या है? जेन्युइन इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाना। नेशनल मीडिया, जिसको अब हम लोग धीरे धीरे गोदी मीडिया के तौर पे जानने लगे हैं, कौन है ये नेशनल मीडिया? ये सारे सैटेलाइट चैनल। आप देखिए, रजत शर्मा जनता की अदालत करते थे। क्या रजत शर्मा ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बार बाबा रामदेव से पूछे? ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने कहा था कि 30 रुपए में पेट्रोल मिलना चाहिए। ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने बोला था काला धन वापस आना चाहिए। देखिए, मोदी जी के हर चीज के खिलाफ नहीं है, कभी भी नहीं है, और व्यक्तिगत तौर पे तो उनके खिलाफ कभी भी नहीं। हम आज भी मोदी जी बोलते हैं, पूज्य नहीं बोलते, माननीय प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसीज हमें तोड़ती हैं, अगर आपकी पॉलिसीज से लोगों का बेरोजगार का स्केल आउट डाउन हो रहा है, तो क्वेश्चंस तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे। और अगर आप में क्षमता है, आपके मंत्री में क्षमता है,
तो आप उन सवालों का हमें जवाब दे दें। आप हमें जवाब दे दिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आप आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। जो आरटीआई, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास एक पावर था, राइट टू इंफॉर्मेशन। मैं खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। आज आरटीआई के जवाब मुड़ के नहीं आते, मुड़ के नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? ये किस तरह का गवर्नेंस है जहां आरटीआई के जवाब हमें नहीं मिलते? आप कैसे जानेंगे कि एसएससी जीडी, ये जो 1.25 लाख लोग हैं, फिजिकली फिट, मेडिकली फिट, रिटन टेस्ट पास, और कोई एग्जाम नहीं है। 3 इयर्स पहले इनका टेस्ट हुआ 2018 में। इसी तरह लोको पायलट के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे। यूपी पुलिस की भर्तियों के लिए निको पार्क लखनऊ, जहां मैं अब जाने वाला हूं, वहां लाठियां मिल रही है। आप देखिए, किसी भी पार्टी में यह हो सकता है क्या कि अगर आपने कोई ज्वलंत मुद्दे को उठा दिया तो आप लाठियां बांधोगे? आपको तो उनके सामने आके उन्हें जवाब देने की जरूरत है। सेटिस्फाई कीजिए, यूथ को सेटिस्फाई कीजिए। आप एक बात बताइए, यूथ क्रिमिनल कैसे बनते हैं? आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेरोजगार है, और वो केवल इस भाजपा शासन की देन नहीं है, ऑब्वियसली कांग्रेस की भी देन बहुत बड़ी रही है। लेकिन व्हाट अबाउट द चेंज? व्हाट अबाउट द चेंज? इसीलिए तो हम इनको लेके आए थे ना। और कितने साल, और कितने साल भाई? 7 साल होने को आए ना। 1 साल में आपको एक वैकेंसी तो देनी पड़ेगी ना, कोई एक सेक्शन में। और ये तो तब है जब उसी ब्रांच में सीट वेकेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की पोस्ट वेकेंट है। ये खुद पैरामिलिट्री वाले बोल रहे हैं, यानी देश की सुरक्षा खतरे में, और बच्चे सिलेक्टेड है, फिर भी आप उनको जॉब नहीं दे रहे हो। आपको समझना होगा। देखिए, मैं क्लियर आपको बताऊंगा कौन नहीं है रेबल। अब कौन नहीं है? हर एक यूट्यूबर बागी है। क्यों बागी है? क्योंकि वो ग्राउंड जीरो लेवल पे सच्चाई को प्रदर्शित कर रहा है, चाहे आप हो, चाहे जितने भी और चैनल्स है। अरे एक रिस्क है। अरे क्या कमा लेते हैं? क्या पैसे कमाते हैं क्या वो लोग? उन्हें भी लगता है कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति निभाएं। क्या आपको लगता है कि जितने भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म करके बच्चे बैठे हैं, क्या उनको जॉब मिल रही है? क्या आप जाके देखिए, आज तक में कितनी रिक्रूटमेंट है, इंडिया टीवी में कितनी रिक्रूटमेंट है, एबीपी न्यूज में कितनी रिक्रूटमेंट है, वही रूबिका लियाकत, वही रजत शर्मा सालों से। क्या नेपोटिज्म नहीं है ये सब? वही अर्चना सिंह, क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? यानी जो लड़के गोल्ड मेडलिस्ट करके पास होते हैं जर्नलिज्म करके, उन्हें क्यों नहीं मिलती नेशनल मीडिया? मैं भी उनमें से एक हूं। आई माई सेल्फ आई वॉन द बेस्ट रिजल्ट इन ईयर 2000। आई वाज द बेस्ट वन इन माई यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। मिल गया क्या मुझे? क्यों नहीं मिलता? उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि आपने अच्छी मेहनत नहीं की? लेकिन हमें अपने हिस्से का वो जॉब नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने हिस्से का सम्मान तो चाहिए ना। और जो युवक आज डिपेंडेंट है, जिनका परिवार उन पर डिपेंडेंट है, देखिए लोग एमबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, लोग पैसे ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, माँ बाप जमीनें बेच रहे, को जेवर बेच रहा है, बेटियों की शादियां रुक रही है कि पहले पढ़ ले, ये भाई नौकरी में लग जाएगा तो लोन लेके इनकी शादी ब्याह। ये भी एक ट्रेंड है भारत की, ये वास्तविकता। ये नहीं कि आज मोदी काल में हो गया है, पहले से भी थी। लेकिन ये सबसे निम्न वर्ग का एक रिजल्ट है कि आप लगा लीजिए, हम पहले देश बन गए जिसने तमाम सरकारी एसेट बेचने शुरू कर दिए, और वो भी वो सरकारी एसेट जो प्रॉफिटेबल है। मसलन ओएनजीसी, वी आर इन प्रॉफिट, एलआईसी, वी आर इन प्रॉफिट, बराबर। अब ये रेलवेज को बता रहे हैं प्राइवेट और रेलवेज घाटे में। तो मुझे एक बात बता दीजिए, लालू प्रसाद यादव एक करप्टेड नेता, ये इनका कहना, और जेल में होंगे भाई, सजा मिली है। लेकिन 2005 में वो रेलवे मंत्री थे, रेल मंत्री, और 20,000 करोड़ का मुनाफा था 1 साल के अंदर। तो क्या पॉलिसी थी वो? और इनके पास तो पूरी स्ट्रैटेजी है। निर्मला सीतारमण जैसी स्पीयर हेड है, स्मृति ईरानी जैसे स्पीयर हेड है, सनी देओल जैसे स्पीयर हेड है, कंगना जी है, अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी भी ताजा जुड़े हैं इनसे, अजय देवगन भी जुड़े हैं। तो ये क्यों नहीं उसको ग्रोथ में ले आ पा रहे? क्या आप एक बात बताएं, क्या अपने चीजों को प्राइवेट करके हम मजबूत होते हैं क्या? वो कहते हैं सरकारी लोग काम नहीं करते, तो ये तरीका है, आप विभाग ही खत्म कर दोगे। तो एक काम करो, मंत्री भी प्राइवेट कर लेते हैं। आप भी तो सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ना, क्यों लेते हो पेंशन? पिछले 6 साल में 3 बार माननीयों की तनख्वाह बढ़ी है। मैंने अभी यशपाल आर्या, जो कि उत्तराखंड के कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, मैंने उनसे एक बात पूछा कि भाई साहब, आपके ड्यूटी में जो आईपीएस है, ये बेईमान है क्या? ये पुलिस वाला हरामखोर है क्या, जो इसको पेंशन नहीं मिलती? आपने ईमानदारी कैसे, कौन सा खड्डा खोदा है जो आपको 3-3 पेंशन मिल रहा है? जब आप पार्षद थे तब 1, एमएलए था तब 2, एमपी बने 3 और मंत्री बने 4। यानी आईपीएस के लिए जो 10 साल रगड़ रहा है अपना, दिल्ली में आके कोचिंग ले रहा है, घर से पैसे भीख मांग के ला रहा है, वो ईमानदार नहीं है। और आप जो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते हो, आप ईमानदारी का ठंगा लेके, और आपके घर का हर आदमी बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर के नीचे घूमता नहीं है। आप बता दीजिए, मोदी जी के काल में सैलरी बढ़ी नहीं है क्या? क्यों बढ़ी हुई सैलरी? अगर आप ईमानदारी का परिचय देते, घटाइए ना। एनपीएस उन पे भी लागू कीजिए, पेंशन बंद कर दीजिए। हम आपके साथ खिलाफ नहीं है, सख्त आपकी विचारधारा को समर्थन करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। 5 सवाल है। देखिए, आप लोग इतने सवाल पूछते हैं ना, 5 क्वेश्चन पे हमारे साथ आके डिबेट पे आ जाइए। ओनली 5 क्वेश्चन। पहली बात, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, केवल एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट पे आपने लास्ट 6.5 ईयर्स में जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, 15 साल रहे आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ रहे 10 साल से ऊपर, बराबर। स्टैट्स के साथ बात करूंगा, जुबानी बात नहीं करूंगा, पूरा स्टैट्स है। आरटीआई एक्टिविस्ट हूं, 27 बार की जेल की यात्रा है सर, और भक्त रहा हूं मोदी जी का, कड़ा भक्त। कई लोगों से लड़ाई लड़ी है, अब इसलिए हिम्मत मिली कि उनके सामने भी लड़ने की। आज जो बच्चे बैठे हैं 1.25 लाख और आए हुए हैं गुरुद्वारे में, उनको फेस कीजिए ना, उनको बताइए ना उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, रिटन टेस्ट पास किया, कोई टेस्ट और बचा नहीं, तो जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं? और आपके पास वैकेंसी है, क्यों नहीं दे रहे भाई उनको जॉब, बताइए। रेलवे के बच्चे बैठे हैं, लोको पायलट के 10,700, यूपी पुलिस के वर्दी का 2018 से इंतजार, 2015 के एसएससी के बच्चे, 2012 के बच्चे, कितने दिन आत्महत्या। आप लास्ट 3 महीने में 200 बच्चों ने आत्महत्या किया है। उनके मां बाप को दुख नहीं होता क्या? लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कई ओवर एज हो गए, दोबारा गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकते हैं, सेलेक्टिविटी है। They have been selected, but they haven't got their jobs, and they won't get their jobs in this government. ये लड़ाई उनके लिए है, ये लड़ाई उनके